सुप्रभातम। चारों वर्णों के कर्तव्य के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आगे उन चारों वर्ण व्यवस्था जो चारों वर्णों के लिए लागू की गई थी, उसमें क्या गुण और दोष हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से बता रही हूँ कि वर्ण व्यवस्था के गुण एवं दोष क्या थे। सबसे पहले बात करेंगे हम गुणों की। तो वर्ण व्यवस्था में सर्वप्रथम जो गुण हैं उसके बारे में बता रही हूँ कि वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ रही है। यानी कि वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति का आधार स्वरूप रही है। इसके बिना हम भारतीय संस्कृति के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसके मतलब वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़े बिना भारतीय संस्कृति के तत्वों का विवेचन करना अधूरा ही रह जाता है तथा ये हजारों वर्षों से हमारे समाज में चली आ रही है। इसकी निरंतरता से स्पष्ट है कि इसमें अनेक गुण रहे होंगे, तभी तो ये हमारे भारत में सनातन रूप से अभी भी चली आ रही है। ये व्यवस्था आर्य द्वारा प्रतिपादित एक मौलिक कृति है जिसके गुण निम्न हैं। जो सर्वप्रथम गुण है वो है कि संस्कृति एवं समाज और धर्म की रक्षा की। जो भारत में जो ये वर्ण व्यवस्था लागू हो रही है, जो चल रही है, इसका सर्व प्रमुख उद्देश्य रहा है कि हमारी संस्कृति, समाज की रक्षा, साथ ही धर्म की रक्षा करना। कि भारत की इन तीनों महत्वपूर्ण वस्तुओं की रक्षा का श्रेय सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था को ही जाता है। अपनी नियमित व्यवस्था के कारण वर्णों ने दूसरी जातियों के साथ सम्मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी वर्ण व्यवस्था के कारण ही हमारी संस्कृति तथा धर्म को यूनानी, हूण, मुसलमान जैसे आक्रमणकारी प्रभावित नहीं कर सके। समय के अनेक थपेड़ों को सहन करने के बाद भी यह व्यवस्था आज भी हमारे बीच में सनातन रूप से विद्यमान है। भारतीय संस्कृति का जो दूसरा गुण है वो है आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति को भी भारतीय संस्कृति का स्तंभ माना जाता रहा है। इस व्यवस्था ने समाज में ब्राह्मणों के रूप में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जिसका कार्य समाज की आध्यात्मिक उन्नति करना था। ब्राह्मणों को धन के लोभ से मुक्त कर दिया गया तथा उन्हें धनोपार्जन तथा सुरक्षा की चिंता नहीं थी, अतः वे सारी शक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगा देते थे। इसी कारण आध्यात्मिक जगत में विशेष रूप से उन्नति हुई। भारतवर्ष को आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। तीसरा गुण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। यानी कि हमारा जो वर्ण व्यवस्था थी उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हमेशा से ही रक्षा की है। सभी वर्णों को अपने अपने कर्म क्षेत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त थी। यानी कि कोई भी वर्ण अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्म आराम से स्वेच्छा रूप से कर सकता था, अतः उन्हें विकास करने का समान अवसर मिला। ब्राह्मणों के कार्य क्षेत्र में क्षत्रिय बाधक नहीं थे और न ही क्षत्रिय वैश्य के कार्य में हस्तक्षेप करना पसंद करते थे। यानी कि सभी वर्ण अपने अपने कार्यों को बिना किसी हस्तक्षेप के करते रहते थे। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों की रक्षा होती रहती थी। चौथा गुण है एकता की भावना। वर्ण व्यवस्था के कारण हमारी भारतीय संस्कृति में एकता की स्थापना हुई। एक ही कर्म करने वाले अपने हितों की रक्षा करने के लिए संघ बना लेते थे। यानी कि वर्ण व्यवस्था लागू होने पर एक ही प्रकार के कर्म करने वाले लोग अपने संघ के लोग बना लेते थे। उनमें परस्पर प्रेम व सहयोग की भावना विकसित होती चली गई। सने सने इस भावना का प्रसार सारे समाज में व्याप्त हो गया। पांचवा गुण है कार्यगत कुशलता। यानी कि वर्ण व्यवस्था ने धीरे धीरे और उत्तरोत्तर उन्नति करके कार्यगत कुशलता को प्राप्त कर लिया था। कि धीरे धीरे जब वर्ण व्यवस्था पैतृक होती गई, यानी कि जब लोग अपने पैतृक व्यवस्थाएं को अपनाते चले गए, तो स्वाभाविक रूप में उस कर्म में व्यक्ति को अधिक कुशलता उपलब्ध होती चली गई। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म क्षेत्र भिन्न था तथा सभी कर्म आवश्यक व एक दूसरे से संबंधित थे, अतः सभी वर्ण पूर्ण कुशलता प्राप्त करने में लगे रहते थे। यानी कि जिस वर्ण का पैतृक व्यवसाय जो हो जाता था, आने वाले वर्ण को अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाने में मतलब स्वाभाविक रूप से कुशलता प्राप्त हो जाती थी। अब है वर्ण व्यवस्था के क्या दोष रहे, इसके बारे में सुनिए विस्तार से। कि वर्ण व्यवस्था में पारस्परिक भेद का आधार गुण तथा कर्म होना चाहिए था। सर्वप्रथम वर्ण में जो पारस्परिक भेद थे वो गुण तथा कर्म के आधार पर विभाजित थे। गीता में भी इसके बारे में कहा गया है। परंतु जन्म से ही शूद्र होने के कारण समाज का बहुसंख्यक शूद्र वर्ण सदैव के लिए हानिहीन एवं पद दलित होता चला गया।
यानी कि जैसे जैसे ये वर्ण व्यवस्था पैतृक रूप को अपनाती चली गई तो ये वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई और जो शूद्र वर्ण था वो अत्यधिक हीन और पददलित होता चला गया। ये सर्वप्रथम दोष रहा है वर्ण व्यवस्था का। दूसरा दोष रहा है कि चारों वर्णों के मध्य संकीर्णता और संकुचित भावनाओं के कारण अनेकता उत्पन्न हो गई, यानी कि सभी वर्ण अपने अपने कर्म में श्रेष्ठ होने की ओर में उनमें संकुचित भावना और संकीर्णता की भावना विकसित होती चली गई। तीसरा दोष रहा कि युद्ध में क्षत्रिय पराजित होते तो पूरे समाज की पराजय हो जाती थी। क्षत्रिय वर्ण को बाहुबल के कारण समाज की जो रक्षा का भार था वो क्षत्रिय वर्ण था। यदि क्षत्रिय वर्ण पराजित हो जाता था तो संपूर्ण समाज की पराजय ही मानी जाती थी। चतुर्थ दोष था कि प्रत्येक वर्ण का दृष्टिकोण संकुचित व अपने ही वर्ण तक सीमित हो जाने के कारण राष्ट्रीय भावना के विकास में अवरोध यानी कि बाधा उत्पन्न होने लगी। यानी कि प्रत्येक वर्ण अपने वर्ण तक ही सीमित होता चला गया कि हमें हमारा ये वर्ण था, हमें ये व्यवसाय अपनाना है, तो उसी वर्ण के प्रति सीमित होने के कारण धीरे धीरे ही संकुचित भावना के विकास के कारण हमारी जो राष्ट्रीय उन्नति है उसकी भावना संकुचित होती चली गई और इसका पतन हमें आगे देखने को धीरे धीरे मिला। दूसरा दोष है कि वर्ण व्यवस्था कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में सर्वथा असमर्थ प्रतीत होती है। यथा जैसे कि जब प्राकृतिक दृष्टि से मनुष्य समान है तो फिर ये अप्राकृतिक बंधन क्यों? जब हमें ईश्वर ने हमारे प्राकृतिक रूप से हमें कोई के भेद नहीं दिया तो अब हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर आपसी भेद क्यों करें? सभी को समान अवसर प्राप्त क्यों नहीं होता? ये वर्ण व्यवस्था का दोष है, ये दोष बहुत महत्वपूर्ण रहा है और इससे हमारे भारतीय संस्कृति की उन्नति में भी बाधा उत्पन्न होती चली गई है। लेकिन आगामी विकास को अगर आप देखते हैं तो ये दोष धीरे धीरे खत्म होने पर है, यानी कि धीरे धीरे इसको खत्म करने की कोशिश की गई है। हमारे संविधान में भी अस्पृश्यता के अधिकार अस्पृश्यता का अधिकार के बारे में विरोध किया गया है कि इस तरह से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम ना छुएं। यानी कि हमारी संस्कृति में सभी वर्ग के लोग समान थे तो इन्हें हमें समान ही भावना से देखना चाहिए। अगला दोष रहा कि वर्ण व्यवस्था का समाज के लिए जो भयंकर दुष्प्रभाव पड़ा वह यह था कि इससे समाज विभिन्न खंडों में ऐसे जकड़ गया कि इसके कारण भारतीयों के द्वार विदेशियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक मिलने के लिए सदा के लिए बंद हो गए। अगला दोष रहा कि भारतीय समाज की अनेक दुखद घटनाओं का कारण हमें वर्ण व्यवस्था में ही प्राप्त होता है। एकलव्य व कर्ण संबंधी घटनाएं इस संबंध में दृष्टांत रूप में भी रखी जा सकती हैं। अर्थात हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो वर्ण व्यवस्था एक उन्नति के लिए विकसित की गई थी वो धीरे धीरे हमारे अवनति का कारण भी बनी। लेकिन अब भारतीय समाज में प्रजातांत्रिक युग होने से और धीरे धीरे समाज के प्रति जागरूकता उत्पन्न होने से वर्ण व्यवस्था के दोषों के प्रति प्रतिबंध लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था के दोष हमारे समाज में अभी भी व्याप्त रूप से विद्यमान है। जो पैतृक व्यवसाय यानी जो जिसकी जैसी भी वर्ण जिसका लागू कर दिया गया है वही उसमें सामाजिक रूप से विद्यमान रहता है। धीरे धीरे इस दोष को मिटाना है और भारतीय संस्कृति को उन्नत बनाना है। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।